हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 12 हमारा चल रहा है मेन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। और इसमें हम टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ध्यान रखना, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि क्यों फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की ज़रूरत है, क्या समय आ गया है बाकी में हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल भाई, समय आ गया है, क्योंकि हमने फॉरेस्ट को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है कि इनकी जो क्वांटिटी है या इनका जो नंबर है, ट्रीज की जो संख्या है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अगर ऐसा ही प्रोसेस चलता रहा तो आने वाले निकट फ्यूचर में हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट का क्या यूज है। बहुत सारे फॉरेस्ट के यूज हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। हम ये भी देखेंगे कि अगर फॉरेस्ट अगर ख़त्म होते चले गए, जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, सारी चीज़ हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फॉरेस्ट इज़ द बेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बिल्कुल सही बात है कि जो जीवन का जो आधार है वो क्या है, फॉरेस्ट है। पृथ्वी पर बिना फॉरेस्ट के आप कुछ भी चीज़ एज्यूम नहीं कर सकते थे। आप अगर इनिशियल टाइम की बात करें, अर्ली ह्यूमन की बात करें, जो इंसान शुरू शुरू में इंसान यहाँ पे पृथ्वी पे आया था, तब इंसान आपको पता है उसका घर क्या हुआ करता था, घर फॉरेस्ट हुआ करता था। खाना कहाँ से खाता था, फॉरेस्ट में खाता था। रहता भी कहाँ पे था, फॉरेस्ट में था। मतलब उसकी पूरी लाइफ, थ्रू आउट दी लाइफ वो कहाँ पर रहता था, फॉरेस्ट में। वहीं से खाता था, वहीं पर रहता था, और वही उसका मतलब जीवन था। तो इवन आज की डेट में भी आपको पता है कुछ कम्युनिटी होती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्राइबल कम्युनिटी। बहुत सारे जो ट्राइबल लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। वही उनकी लाइफ है, वहीं पर सारी चीज़ें उनकी होती हैं। और उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो भी क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ें। ठीक है। दिस इज एन एरिया वेयर एक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैज बीन गोइंग फॉर एजेस एंड मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बीन इवॉल्व। ये एक ऐसी जगह है, साइट का मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई सारी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं, और लाइफ का डेवलपमेंट भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। और बहुत सारी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज में जो एवोल्यूशन हुआ है, उनमें जो विकास हुआ है, वो भी कहाँ पर इवॉल्व हुई हैं, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट नॉट ओनली कंट्रोल द रेन एंड सप्लाई वाटर कंटिन्यूसली, सॉरी, फॉरेस्ट नॉट ओनली कंट्रोल द रेन एंड सप्लाई वाटर कॉन्टीन्यूसली टू दी रिवर्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं फॉरेस्ट एक तो भाई रेन को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, रेन को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो आपने देखा होगा प्लांट में से लगातार एवोपरेशन होता रहता है और मॉइस्चर निकलती रहती है। तो जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगी। और आपको पता है रेनफॉल होने के लिए मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर होगी तो ये मॉइस्चर हवा के साथ ऊपर जाएगी और जिससे क्लाउड्स बनेंगे और बरसात होगी। तो पहली बात तो ये रेनफॉल में हेल्प करता है। और साथ के साथ में लगातार जो रिवर्स में पानी बना रहता है वो भी एक इसी प्रकार का रिजल्ट है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को क्या प्रोवाइड कराता है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब एयर में जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर आसपास पेड़ है तो एनवायरनमेंट ह्यूमिड होगा, और ह्यूमिड एनवायरनमेंट रेनफॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अच्छा होता है, बरसात होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब रेनफॉल होगी तो लगातार रिवर्स में भी पानी मिलता रहेगा। Forests not only protect fertile soil from erosion due to water and rain, but are one of the important factor for formation of fertile soil from active abiotic rocks। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है। पहली बात तो अगर जिस एरिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आपको पता है फॉरेस्ट मतलब प्लांट पाए जाएंगे बहुत सारे, तो प्लांट की जो जड़ें होती हैं, क्या होती हैं, जड़ें, ये क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अब मान लो बरसात हो गई, क्या हो गई, बरसात हो गई, तो बरसात से जो पानी आएगा वो पानी मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाएगा, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी किससे बनी हुई है, रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनसे बनी हुई है, बॉन्डेड है। तो पहली बात तो फॉरेस्ट जो है आपको पता है किस में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करते हैं, और साथ के साथ में सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ध्यान देना, जो अबायोटिक रॉक्स होती हैं उनसे क्या बनती है, सॉइल बनती है। और साथ के साथ में जो प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनसे भी क्या बनती है, सॉइल बनती है। ठीक है। और मान लो जो रॉक्स है वहाँ पर अगर मान लो ये कहीं पर रॉक्स पाई जाती हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, चट्टान पाई जाती हैं, तो वहाँ पर पेड़ पौधे जब निकलेंगे और रॉक्स क्या होंगी, ब्रेक होंगी तो उनमें से सेडिमेंट्स निकलेंगे, और सेडिमेंट से क्या बनेगी, सॉइल बनेगी। और फर्दर सॉइल फिर हेल्प करती है किसमें, एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए और फॉरेस्ट के लिए और प्लांट्स के लिए। ठीक है।
फॉरेस्ट हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड मेंटेन द नेचुरल बैलेंस। तो ध्यान रखना, फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एनवायरनमेंट क्लीन करने का मतलब है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करते हैं। एनवायरनमेंट में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। एनवायरनमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। क्लीन एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको एनवायरनमेंट क्लीन करना है उसके लिए फॉरेस्ट जरूरी है, और फॉरेस्ट नहीं है तो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं हो पाएगा। इन लास्ट फ्यू ईयर्स द डिमांड फॉर टिम्बर एज वेल एज द increase in its price had led to increase in the timber trade that now the forest around the world have become threatened। आप आज की डेट में आप देखोगे जो टिम्बर मतलब ये लकड़ी है, लकड़ी की डिमांड बढ़ गई है, साथ ही साथ में इसके पैसे भी बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि टिम्बर की डिमांड कहाँ से पूरी होगी? फॉरेस्ट से पूरी होगी, ठीक है। तो टिम्बर की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, इसके प्राइस जो बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और आने वाले समय में क्या होगा, फॉरेस्ट इनकी वजह से धीरे धीरे खत्म होते चलाएंगे। तो ये भी एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही है। ड्यू टू रिड्यूस्ड कवर ऑफ फॉरेस्ट, अगर मान लो फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो गया, फॉरेस्ट का साइज कम हो गया, ड्रॉट अकर्स एट मैनी प्लेसेस। अब आज की डेट में बहुत जगह पे जब डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, जहाँ पे पेड़ों को पूरी तरह से काट दिया गया है, फॉरेस्ट पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं, वहाँ पर आपको एक समस्या देखने को मिली, ड्राउट। ड्राउट का मतलब सूखा पड़ने लग गया है। सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो रेनफॉल नहीं होगी, और रेनफॉल नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, और सूखा होगा तो फिर पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो जीव जंतु फिर मरने लगेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रीज द फर्टाइल सॉइल फ्लो अवे विद रेन वाटर। अब सोचो, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा? इसकी वजह से क्या हो रहा है, जहाँ पर पेड़ नहीं होते तो वहाँ पर जब भी बरसात होती है तो जो सॉइल का ऊपर वाली लेयर होती है वो कैसी होती है? फर्टाइल। तो ये ऊपर वाली जो लेयर होती है बरसात के पानी के साथ क्या हो जाती है? फ्लो कर जाती है और दूसरी जगह पर चली जाती है, जिसकी वजह से उस एरिया की सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। और जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन दी हिल्स, soil flows down with rains and come into the river, and consequently river become so shallow that it floods when the water level increases a little। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर अगर मान लो जैसे ये हिली एरियाज, यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, ये पेड़ पौधे अगर मान लो ये कट कर दिए तो जब भी बरसात होगी तो हिली एरिया से सॉइल कहाँ पर आएगी? हिली एरिया से जो सॉइल है वो रिवर्स में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी? रिवर्स में सॉइल भरती जाएगी। तो रिवर्स का नीचे गहराई है, वो गहराई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जब रिवर्स की गहराई कम हो जाएगी तो पानी जो आएगा वो क्या होगा? आसपास वाले इलाके में फ्लड करने लग जाएगा, आसपास वाले इलाके में बहने लग जाएगा। तो जब रिवर्स का बेस में जब सॉइल आने लग जाती है, सैंड आने लग जाती है, जिसको हम सिल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिल्ट। जब रिवर्स का बेस में सिल्ट आने लगेगी, गाद आने लगेगी, मिट्टी ज़्यादा भर जाएगी, तो रिवर का जो पानी है वो आसपास के इलाके में फ्लो करने लगेगा, और इसकी वजह से एक समस्या और बढ़ जाएगी, किसकी? फ्लड की समस्या इंक्रीज हो जाएगी। द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट हैज नाउ बिकम ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस टुडे। तो आज की डेट में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जो क्वेश्चन है, ये फॉरेस्ट के लिए ही नहीं, ये हमारी जीने और मरने का मतलब हमारी लाइफ के लिए और हमारी डेथ का क्वेश्चन बन चुका है। अगर हमें रहना है, अगर हमें जीना है, अगर हमें क्वालिटी लाइफ चाहिए, अगर हमें क्वालिटी एयर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फॉरेस्ट चाहिए। तो ये हमारी जीने का और मरने का क्वेश्चन बन चुका है। इसलिए ज़रूरत आ गई है कि हमें अब फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और फॉरेस्ट में जो इलीगल ट्रेड चल रहा है, यहाँ से जो स्मगलिंग हो रही है वुड की, मतलब कई सारे पेड़ हैं, जैसे चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग होती है साउथ इंडिया में, तो इन सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। साथ के साथ में फॉरेस्ट एनिमल्स को बचाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की क्या आ चुकी है? ज़रूरत आ चुकी है। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली होंगी कि फॉरेस्ट रेनफॉल में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट सॉइल के इरोजन को कम करने में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट आपका ड्रॉट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट से हमें टिम्बर्स मिलती हैं। कितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं। In spite of accelerated destruction of the forest in the last few years, there are about 1,500 species of flowering plant and double the number of other remaining flora species are found in India। हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना होने के बावजूद भी, इतना सारा डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी, इतनी तेज गति से फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे 15,000 स्पीसीज पाई जाती हैं फ्लावरिंग प्लांट की 15,000 स्पीसीज पाई जाती हैं, और इसका डबल मतलब 30,000 के समथिंग स्पीसीज पाई जाती हैं, किसकी?
और बाकी फ्लोरा की स्पेसीज पाई जाती हैं। फ्लोरा का मतलब है जो प्लांट कम्युनिटी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोरा, एनिमल कम्युनिटी बोलते हैं उसको, एनिमल कम्युनिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं फोना। तो दो वर्ड आप सुनोगे, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा का मतलब है प्लांट से संबंधित, फ्लोरा किससे संबंधित है, प्लांट्स, फोना किससे संबंधित है, एनिमल्स। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है फॉरेस्ट का, फिर भी इंडिया में आज की डेट में 15,000 स्पीसीज पाई जाती हैं फ्लावरिंग प्लांट की, और जिसके डबल मतलब 30,000 स्पीसीज पाई जाती हैं बाकी रिमेनिंग प्लांट्स की। ओनली 15% ऑफ ऑल अवेलेबल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब जितने भी प्लांट हैं उनके 15% जो प्लांट हैं, जितने भी प्लांट हैं वो कैसे हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब उनके जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लो टिम्बर हो गई, फ्रूट्स हो गए, हर्ब्स हो गई, ये सारी चीज़ें, इनसे बेचने से हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इंडियन फॉरेस्ट आर स्प्रेड अक्रॉस अराउंड 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। भारत में जो फॉरेस्ट हैं वो लगभग कितने एरिया में फैले हुए हैं, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। इन इंडिया मोस्टली द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड। भारत में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया भी कैसे रीजन में आता है, ट्रॉपिकल में भी आता है और टेम्परेट में भी आता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट कैसे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आपको बताना है मेनली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई प्रकार के फॉरेस्ट और होते हैं, उस पर हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द स्पेशलिटीज ऑफ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज दैट दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनकी खासियत यह है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी में करा चुका हूँ बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने का मतलब है वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिच का मतलब यही है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री वी हैव डेसिडुअस टेम्परेट फॉरेस्ट। भारत के कुछ भागों में हमें डेसिडुअस टेम्परेट फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। अबाउट 50 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ टिम्बर, 13 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ फायरवुड, innumerable types of products like bamboo, medicine, gum, resins, rubber, scented oil, oil seeds, many other useful products are obtained from forest। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फॉरेस्ट से क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, तो आप बताना फायरवुड, टिम्बर और कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बॉम्बू के प्रोडक्ट, मेडिसिन्स, गम, रेजिन, रबर, सेंट ऑयल, ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से। भारत में कौन से मेनली फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी फॉरेस्ट हैं, यस इसके अलावा और भी हैं, डेसिडुअस टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। मगर अब समस्या क्या आ रही है, फॉरेस्ट को हम कट करते जा रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इज टुडेज प्रायोरिटी। आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, अपना सबसे पहला काम क्या है, फॉरेस्ट को बचाना। फिगर्ड सोर्स्ड फ्रॉम सैटेलाइट शो दैट इन आवर कंट्री 1.3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट आर डिक्लाइनिंग ईच ईयर। मतलब कुछ सैटेलाइट का डेटा हमें मिला है, वहाँ से जो डेटा मिला है उससे हमें पता चला है कि हर साल इंडिया में 1.3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कम होने का सिंपल सा रीजन है, एक तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड्स, इसकी वजह से फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। हर साल 1.3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट हर साल हम लूज करते जा रहे हैं इंडिया में। तो सोचो कितनी बेकार सिचुएशन आने वाली है इन कमिंग फ्यूचर। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देखो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, पॉपुलेशन। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी फॉरेस्ट की लैंड को हम क्लियर कर रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, खेती करते जा रहे हैं। खेती करने के लिए फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, खत्म करते हुए जा रहे हैं। फॉरेस्ट आर कट अराउंड दी वर्ल्ड फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स, फैक्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्री। अब पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट को हम और भी पर्पज से हम काट रहे हैं, जैसे मान लो कहीं पर डैम बना दिया, कहीं फॉरेस्ट में बीच में रोड चला गया, कहीं से रेलवे की लाइन जा रही है, कहीं पर कोई फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, कहीं पर कोई कॉलोनी बसा दी, एग्रीकल्चर लैंड बना दी, स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया। तो अलग अलग पर्पज के लिए फॉरेस्ट को हम क्या करते जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है।
इनिशियली अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। शुरुआत में हमारी पृथ्वी का लगभग 70% जो भाग था उस पर क्या हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे। बट नाउ ओनली 16 to 17% ऑफ लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो आज की डेट में मात्र कितने परसेंट ज़मीन पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं? 16 से 17% ज़मीन पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि मतलब सोचो कितना हमने मतलब नुकसान पहुंचा दिया। कहाँ 70% और कहाँ 16-17%, ठीक है, कितना नुकसान हम कर चुके हैं। जूम फार्मिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। जूम की खेती जो होती है उसको भी हम क्या मानते हैं कि ये भी फॉर डी मतलब डिफॉरेस्टेशन के लिए जिम्मेदार है। जूम की खेती के बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, फिलहाल तो समझ लो जूम कल्टीवेशन भी एक जिम्मेदार है किसके लिए? डिफॉरेस्टेशन के लिए। एक्चुअली जूम की खेती में क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कट कर देते हैं। कट करने के बाद जो पेड़ होते हैं उनमें आग लगा देते हैं। आग लगाने से पेड़ की मिट्टी, पेड़ जो है उसकी राख बन जाएगी, ऐस बन जाएगी। उसको फिर सॉइल में मिला देते हैं। सॉइल में मिलाने से सॉइल कैसी हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। फिर वहाँ पर खेती करते हैं और 2-4 साल खेती करने के बाद जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है तो दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे फिर दोबारा से फॉरेस्ट को कट करेंगे और कट करने के बाद फिर उनमें आग लगा देंगे। तो ऐसी जो खेती होती है उसको हम बोलते हैं जूम कल्टीवेशन, जूम फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी नाम से जानते हैं। और मैं आगे समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ बता ही रखा है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फ्लोरा ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, फ्लोरा मतलब जो प्लांट हैं, फ्लोरा ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज वर्न टू एसेस देयर बाई इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड फॉर 2-3 years could harvest is taken with the decrease in fertility of soil. Same method is adopted in other areas in our country. Tribal people of Nagaland, Mizoram, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम अडोप्ट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। तो यहाँ पे समझ लो जूम फार्मिंग के बारे में पूरा दे रखा है। जूम फार्मिंग को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, जूम कल्टीवेशन के भी नाम से भी जानते हैं। तो जूम शिफ्टिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें फॉरेस्ट को हम कट कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे फॉरेस्ट कट कर दिए, कट करने के बाद जो फॉरेस्ट उनमें आग लगा देते हैं, आग लगाने से वो जल जाते हैं, जल के राख बन जाएगी, राख को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी मिलाने से फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। फिर 2-4 साल यहाँ पे खेती करेंगे और जैसे ही फर्टिलिटी कम होगी तो लोग वहाँ दूसरी जगह पे चले आते हैं, फिर फॉरेस्ट को वहाँ पे कट करेंगे, कट करके उसके पेड़ों में आग लगा देंगे और आग लगा के उनसे फिर राख बनेगी, फिर उसको मिट्टी मिला देंगे और फिर यहाँ पे खेती करने लग जाएंगे। तो अभी यहाँ पे कर रहे थे, 2-4 साल बाद यहाँ पे कर रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसी खेती क्या कहलाती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम की खेती की कहलाती है। और ये कहाँ पर की जाती है? जनरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट है वहाँ पर की जाती है, ठीक है। द मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, अब यहाँ पे देखेंगे इसके साइड इफेक्ट्स। अगर लगातार डिफॉरेस्टेशन होता रहा, अगर लगातार हम फॉरेस्ट को कट करते रहे तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हमको देखने को मिलेंगे। एक तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम होने लग जाएंगे। नेचुरल सी बात है, नेचुरल रिसोर्सेज तो कम होने ही है। फॉरेस्ट कम हो गए तो पेड़ पौधे कम, और पेड़ पौधे कम हो गए तो उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट में कमी आ जाएगी। सॉइल का एरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होने लगेगा। मिट्टी का कटाव होने की वजह से फर्टाइल जो सॉइल है वो पानी के साथ बह के दूसरी जगह पे चले जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ, अब फॉरेस्ट में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका विनाश हो जाएगा, वो मर जाएंगे बेचारे। चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में चेंज होगा क्योंकि फॉरेस्ट कट हो गए तो एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और आपका पृथ्वी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, फिर तबाही तबाही तबाही, क्या होगा? तबाही। तो क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलेगा। डेजर्टिफिकेशन होगा। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है रेगिस्तानी रेगिस्तान फैल जाएगा, सब जगह आपको रेगिस्तानी रेगिस्तान देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा। और डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर प्लांट और एनिमल बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, सॉइल इनफर्टाइल होती है, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। इंक्रीज इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा। ये सारे प्रभाव हैं किसके? डिफॉरेस्टेशन के। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, या डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको बताना है। अब है द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू दी सेव अवर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे 10 मेथड बता रखें, 10 को हम एक एक करके अभी समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम देखेंगे। आपके 10 के 10 जो आपको यहाँ पे मेजर्स दे रखे हैं। मेजर्स का मतलब है उपाय, कि कैसे हम मतलब फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट। पहला, फॉरेस्ट शुड बी कट अप टू ए ऑप्टिमल लिमिट्स। देयर शुड बी एन इक्वल रेशियो बिटवीन रेट ऑफ फॉरेस्ट कटिंग एंड प्लांटेशन। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है
कि फॉरेस्ट को उतना ही काटो जितना आपको ज़रूरत है। पहली बात तो ऑप्टिमल लिमिट्स, आपका काम भी चल जाए और नुकसान भी ना पहुंचे, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कहावत तो सुनी होगी आपने। तो ऐसे करके हमें फॉरेस्ट को कट करना है, मतलब अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं करना है, अपने लालच के लिए फॉरेस्ट कट नहीं करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे इनडायरेक्टली कही जा रही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर आप चलो फॉरेस्ट को कट कर रहे हो, जैसे मान लो आपको रोड बनाना है, जरूरी है भाई, ठीक है, तो आपको जितने प्लांट काटें उतने ही प्लांट लगाने पड़ेंगे, ये पहला उपाय है। दूसरा, फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर, फॉर दिस द ऑब्जर्वेशन पोस्ट फायर प्रोटेक्शन पाथ शुड बी मेड। आजकल आपने एक खबर बहुत सुनी होगी कि अफ्रीका के जंगलों में आग लग गई, कभी इंडिया के जंगल्स में आग लग गई, कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगल से उसमें आग लग गई, कभी अमेजोन फॉरेस्ट हैं ब्राज़ील में, वहाँ पे आग लग गई। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर से इनको बचाना चाहिए। अगर बाई चांस कहीं पर आग लग रही है तो उसके बचाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए। उसके लिए ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनानी पड़ेंगी, और फॉरेस्ट के लिए सरकार, आपको पता है, फॉरेस्ट गार्ड कुछ मतलब वन रक्षक भी रखती है, और ये सारी चीज़ें हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन पाथ वो भी बनाने पड़ेंगे कि अगर लग जाए आग तो कहाँ से आपको बचना है। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाई स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड बाई रिमूविंग डिजीज ट्रीज। अच्छा, अगर मान लो फॉरेस्ट में किसी पर्टिकुलर जगह पर पेड़ों में कुछ बीमारी हो जाती है, पेड़ों में आपको पता है प्लांट्स में भी बीमारियां हो जाती हैं, इसमें कोई हंसने की बात नहीं, वाकई में हो जाती हैं। और आपको पता ही होगा, एग्रीकल्चर जो किसान हैं या जिनके पापा किसान हैं उनको पता होगा, खेतों में कई सारी फसलों में बीमारी लग जाती है, तो उनसे बचाने के लिए उन पर हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये दवाइयाँ स्प्रे करते हैं ताकि वो बीमारी या जो कीड़ा वीड़ा लगता है उसको बचा सकें। सिमिलरली यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट में भी हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत है ताकि जो हार्मफुल इंसेक्ट है उनको मारा जा सके, और डिजीज ट्री जो मतलब बीमार प्लांट हैं उनको हटाया जा सके वहाँ से, या जो खराब हो चुके हैं डिजीज की वजह से या कीड़े की वजह से, उन प्लांट को रिमूव कर देना चाहिए। मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डाइवर्स फॉरेस्ट ओवर यूनिफॉर्म फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ कही जा रही है कि एक है यूनिफॉर्म फॉरेस्ट और दूसरा है डाइवर्स। यूनिफॉर्म फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे मान लो एक फॉरेस्ट है और एक यहाँ पे फॉरेस्ट है। यूनिफॉर्म का मतलब है सिर्फ एक ही टाइप के प्लांट यहाँ पे पाए जा रहे हैं। किसके? एक ही टाइप के प्लांट पाए जा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे नीम के पेड़ मिलेंगे, तो एक तो फॉरेस्ट ही हो गया। एक फॉरेस्ट यहाँ पे आपको नीम का पेड़ देखने को मिलेगा, बबूल का पेड़ देखने को मिलेगा, आम का पेड़ देखने को मिलेगा, पपीता का पेड़ देखने को मिलेगा, जामुन का पेड़ देखने को मिलेगा। इस फॉरेस्ट को हम बोलेंगे डाइवर्स फॉरेस्ट। तो हमें डाइवर्स फॉरेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है रादर देन यूनिफॉर्म फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो मोनोकल्चर है इसको हम क्या करने की ज़रूरत है? समाप्त करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेट पर्पज एंड जूम मेथड ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी स्टॉप्ड। पहली बात तो फॉरेस्ट को जो एग्रीकल्चर के लिए हम क्या करते जा रहे हैं? ख़त्म करते जा रहे हैं। हैबिटेट पर्पज मतलब अपने रहने के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं, ये रोकना चाहिए हमें। झूम मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इसको भी ख़त्म करना चाहिए। भाई ये हो तो जाएंगे, ये दोनों चीज़ें तो थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी लग रही है। क्यों? क्योंकि यार हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो ये सारी चीज़ अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ये आज की डेट में इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ज़्यादा पॉपुलेशन होना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में, इस विश्व में जितनी भी समस्याएं, उनके सेंटर में कहीं ना कहीं एक मेन प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल प्रोबेबली। ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ दो। तो इनको कंट्रोल करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, ये भी एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर शुड बी वर्कड आउट। अगर हमें फॉरेस्ट को बचाना है तो हमें अल्टरनेटिव सोर्सेस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो फ्यूल, अब आपको पता है फ्यूल की तरफ फॉरेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी जो होती है उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो भाई आप दूसरी चीज़ इस्तेमाल करो, जैसे कुकिंग गैस इस्तेमाल करो। कुकिंग गैस गाँव में लकड़ी यूज करते हैं, आपने देखा होगा। तो मोदी जी ने स्कीम भी चला रखी है, उज्ज्वला स्कीम, जिसमें घर घर में सिलेंडर दिया जा रहा है। और सिलेंडर से क्या होगा, आपका जो लकड़ी जो जलाते हैं चूल्हे में वो कम हो जाएगा। सिलेंडर से यूज करोगे तो उससे दो फायदे होंगे, लकड़ी भी नहीं जलेगी, साथ के साथ में पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो अल्टरनेटिव सोर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एक तो फ्यूल और दूसरा टिम्बर। अब जैसे मान लो लकड़ी के आइटम्स बन रहे घर में, तो उनकी जगह पे प्लास्टिक्स के बनाओ, या कुछ और भी कोई मेथड है तो उसके बनाओ। ठीक है ना।
Conservation of forest conservation of forest resources should be kept in mind while planning for dams and other multi-purpose schemes। अब आपको पता है जब डैम बनाते हैं, डैम का मतलब होता है बांध जिसमें पानी को हम स्टोर करते हैं और उससे हम कई सारे यूज लेते हैं, उसके ऐसे स्टीम आपने पढ़ाई है। तो जो डैम बनाते हैं ना, डैम की प्लानिंग करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि डैम बनाएंगे तो आपको पता है बहुत सारा फॉरेस्ट कवर जो है ख़त्म हो जाएगा, तो उसके कंजर्वेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने फॉरेस्ट को क्या किया, नुकसान किया है, तो उसको हमें भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जब भी कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या मल्टीपर्पज़ स्कीम आप बना रहे हो। कोई भी रिवर कहीं से गुजर रही है या कोई कैनाल कहीं से गुजार रहे हो आप, या कोई डैम बना रहे हो, तो ये चीज़ करते समय आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है। अवेकनिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। और दूसरी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, हमारी लाइफ में फॉरेस्ट का महत्व क्या है। इसके लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूक, लोगों को मतलब क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, जन जागृति करनी पड़ेगी। और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, अपने मास मीडिया के माध्यम से, और आपका जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। आप सब लोगों को पता है फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट में सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इवन हिंदी में भी आता है कि जो हमारे जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनका क्या महत्व है। ठीक है, लेख आते हैं उसमें। चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली एरिया, ETC आर दी रिजल्ट ऑफ दिस अवेयरनेस। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट हुआ था, वो हम आगे जाके देखेंगे। साइलेंट वैली एरिया ये आपका मिलेगा, आपको कहाँ पर, केरल में मिलेगा। तो वहाँ पर मतलब आप हंटिंग वंटिंग नहीं कर सकते, पेड़ों को काट नहीं सकते। तो ये जो चिपको मूवमेंट चला, साइलेंट वैली एरिया बनाया गया था, ये पब्लिक अवेयरनेस का ही पार्ट है। चिपको मूवमेंट आपको पता है कि जो अमृता देवी, जो राजस्थान की अमृता देवी है, जोधपुर के पास खेजड़ली विलेज है, वो पेड़ों को बचाने के लिए अपनी पुत्रियों के साथ अपना बलिदान दे देती हैं। सोचो, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो इससे क्या है, लोगों में अवेयरनेस फैलती है, लोगों को पता चलता है कि यार हाँ, पेड़ों का क्या महत्व है। सोशल एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हैव ए ग्रेट रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, सामाजिक और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन और वॉलेंट्री मतलब अपनी स्वेच्छा से कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। कई सारे लोग आपने सुने होंगे जो पेड़ लगाने में मतलब महारत हासिल कर रहे हैं। हर साल लाखों प्लांट लगाए जाते हैं, प्लांटेशन किया जाता है, नए नए प्लांट। इट इज़ क्रेडिटेबल टू गिव इंसेंटिव टू सोशल फार्मिंग। हमें सोशल फार्मिंग करने पर, सोशल फार्मिंग को इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल फार्मिंग। ठीक है, जैसे मान लो पेड़ लगा रहे हो आप, क्या लगा रहे हो, सॉरी, आप मान लो यहाँ पे खेती कर रहे हो। ठीक है, तो खेती, यहाँ पे मान लो आपने गेहूँ उगाए, तो जो ये बाउंड्री है इस पर आप क्या लगा सकते हो, प्लांट लगा सकते हो। बाउंड्री का यूज भी हो जाएगा और आपका पेड़ की जो आपका खेत है उसको भी मजबूती मिल जाएगी, साथ ही साथ में आपका फॉरेस्ट कवर भी बढ़ जाएगा इंडिया का। तो सोशल फार्मिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमें मतलब अपनी एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट को भी क्या करना, प्रमोट करना है, इसको भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में जो खाली जगह पड़ी है, खाली जगह जहाँ पर जिसका कोई यूज नहीं है, वहाँ पर हमें फॉरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए। रेलवे ट्रैक के आसपास फॉरेस्ट लगा दो, रोड के आसपास फॉरेस्ट लगा दो, कहीं हॉस्पिटल्स, सरकारी जो कॉलेज है उनके आसपास फॉरेस्ट लगा दो। इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। और रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना रहे हैं वो अच्छी तरह से स्ट्रिक्टली क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए, तभी जाके हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी को कोई होल्ड नहीं करेगा, और जब बरसात होगी तो मिट्टी बह बह के चली जाएगी और ऐसे करके दरार सी पड़ने लग जाएंगी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कट करना ही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के अलावा क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर क्या आएगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारी समस्या आ रही हैं, कई बार बरसात नहीं होती है, कई बार बहुत ही ज़्यादा बरसात हो जाती है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन में क्या होता है, जब पेड़ खत्म हो जाते हैं तो वहाँ पर जो ज़मीन है, लैंड है, वो बैरन हो जाती है, बंजर भूमि हो जाती है और कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। पॉल्यूशन भी एक रिजल्ट है किसका, अपने पेड़ ना होंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और डेजर्टिफिकेशन भी बढ़ेगा। डिफॉरेस्टेशन ये मतलब ये जो वर्ड मैंने बताए थे अभी आपको, कॉन्सिक्वेंस जो बताए थे, वो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब कुछ नोट्स फॉर्म में हम देखेंगे कि अब तक तो हमने आपकी जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें कराई। अब नोट्स फॉर्म में देखेंगे कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने बताया था फॉरेस्ट हमारी जो रेनफॉल है उसमें हेल्प करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं, इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं,
दवाइयाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हर्ब्स मिलती हैं। और फॉरेस्ट जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए लाइवलीहुड का सोर्स है। फॉरेस्ट से बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। फॉरेस्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपको डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ड्रॉट देखने को मिलेगा, फ्लड्स भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवरेज कॉजिंग ड्रॉट। पहली बात तो फॉरेस्ट कवर जब कम होगा तो ड्रॉट हो सकता है। सॉइल आपकी जो है फर्टाइल सॉइल का एरोजन हो सकता है। लैंडस्लाइड बढ़ जाएंगे हिली एरियाज में। ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटी है उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा। लाइफ जो वाइल्ड लाइफ है, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, उनका विनाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। पॉल्यूशन बढ़ जाएगा अगर क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों की कटाई। अगर पेड़ों की हम कटाई करते चलेंगे तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे। टिम्बर, फायरवुड, बैम्बू, मेडिसिन, गम, रेजिन, रबर, एरोमेटिक ऑयल। एरोमेटिक मतलब सुगंधित तेल, ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। झूम कल्टीवेशन, मैंने आपको बताया था झूम कल्टीवेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। क्या होता है इसमें, मैंने आपको बताया था कि ये मान लो कोई एरिया है, यहाँ पर मान लो पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, क्या हैं, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट हैं। तो ट्राइबल लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों को कट कर देंगे। कट करने के बाद इनको सूखने देते हैं। फिर ये जब सूख जाएंगे तो इनमें आग लगा देते हैं, और पेड़ जब आग लग जाएगी तो फिर ये जल जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐश। फिर इसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पे 2-3 साल ये खेती करते हैं। जैसे इसकी फर्टिलिटी कम हुई तो लोग बाग इस जगह से जाके किसी दूसरी जगह पे जो फॉरेस्ट हैं उनको कट करेंगे। फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे फिर दोबारा से उनको सुखाएंगे और उसमें आग लगा देंगे। फिर उससे ऐश बनेगी और उसको मिट्टी में मिलाएंगे। मिट्टी में सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। फिर 2-3 साल खेती करेंगे और फिर यहाँ पे जैसे ही फर्टिलिटी कम होगी फिर तीसरी जगह पे चले जाएंगे। तो पहले यहाँ पे खेती कर रहे थे, जब यहाँ पे फर्टिलिटी कम हुई तो यहाँ पे चले गए। फिर ऐसे ही क्या होगा, ये लोग क्या है जो मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, ये जनरली इस एग्रीकल्चर को अपनाते हैं। कौन सी एग्रीकल्चर को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन को अपनाते हैं। ठीक है, तो झूम कल्टीवेशन के अंदर फॉरेस्ट जो होते हैं उनको फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे, पेड़ों की कटाई करके। फिर उनमें आग लगा दी जाती है और जो ऐश होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देती है। ठीक है, तो जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है 2-4 साल बाद, तो फार्मर शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह पर, और दूसरी जगह पर जाकर फिर वो यही काम करने लग जाते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे फार्मलैंड में और पेड़ों की कटाई करेंगे, उनको आग लगा देंगे, मिट्टी में सॉइल को मिला देंगे, ऐश को मिला देंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन भी एक मेजर रीजन है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। कहाँ कहाँ पे ये की जाती है, कहाँ कहाँ के फार्मर फॉलो करते हैं झूम कल्टीवेशन को, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के जो फार्मर है वो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, कौन सी कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप लकी एजुकेशन आ चुकी है, जहाँ पर साइंस का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है विद नोट्स विद टेस्ट। तो आप वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और अपना टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको आने वाले वीडियोज़ और बाकी चीज़ों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थोड़ा लंबा पड़ गया है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।